हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और पॉलिटी घटना चक्र की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। और बाद में एक वीडियो बनाऊंगी मैं 10 मिनट की जिसमें हम आर्टिकल्स और शेड्यूल्स और शॉर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ये सारे एक ही वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, जिससे जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा एक बार और आपका। और आज की वीडियो में तो हम पॉलिटी घटना चक्र के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? तो ये है मोर देन 400 आर्टिकल्स। कितने थे? मोर देन 400 आर्टिकल्स। ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। ओरिजिनली जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बात हो रही है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर एडिड एंड रिमूव्ड लेटर थ्रू अमेंडमेंट्स। बाद में कुछ आर्टिकल्स जो थे वे अमेंडमेंट्स के द्वारा उसमें मतलब कुछ तो रिमूव कर दिए और कुछ उसके अंदर ऐड कर दिए थे। At present, there are around 470 articles, but these are added in the form of sub-parts such as A, B, C. ठीक है, 470 आर्टिकल्स हैं एट प्रजेंट में, लेकिन ये किसके रूप में ऐड किए गए हैं? उसके सब पार्ट्स के, आर्टिकल के सब पार्ट के रूप में ऐड किए गए हैं ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स 395। देयर आर 12 शेड्यूल्स एट प्रेजेंट, और 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूची बोलते हैं जिनको। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट है, देयर वर ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन और नंबरिंग वाइज इज। तो इसमें तो नहीं है ना, आर्टिकल्स कितने थे? 395 थे और शेड्यूल्स कितनी थी? 8 थी। बट इनमें से किसी में भी करेक्ट आंसर दिया नहीं है इन्होंने, इसलिए ये आंसर नहीं है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ। तो इसमें थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। बाद में जो शेड्यूल्स थी वे ऐड कर दी गई थी, तो इसका आंसर है ए। पहले तो ओरिजिनल में तो 8 थी, बाद में 4 ऐड कर दी थी। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज वर इस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रेस्ट्रिक्टिंग एक्ट? तो 14 स्टेट्स थी इसमें और 6 यूनियन टेरेटरीज थी। बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, और इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1, 1956 को। इसके अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई थी। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कितनी हैं एट प्रेजेंट? 12 हैं। ओरिजिनल में कितनी थी? 8 थी, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, वर्ड का अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे तो आंसर 8 लगाएंगे, और अगर एट प्रेजेंट पूछेंगे या ओरिजिनल नहीं दिया है वर्ड उसके अंदर क्वेश्चन के, तो हम लगाएंगे आंसर 12। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स, बट 4 शेड्यूल वर एडिड बाय द अमेंडमेंट एक्ट। 9th शेड्यूल वाज एडिड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट करके 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, रिलेटेड टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th शेड्यूल वाज एडिड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई थी 10th शेड्यूल, विच कंटेन प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदल से रिलेटेड थी ये। 11th शेड्यूल वाज एडिड बाय 73rd अमेंडमेंट
एक्ट इन 1992, ठीक है, 11th शेड्यूल ऐड की गई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ पंचायती राज, ये किससे रिलेटेड थी? पंचायती राज से। 12th शेड्यूल वाज एडिड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 और विच कंटेन्स प्रोविजन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, सबका ध्यान रखना है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12th शेड्यूल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, सही है, नहीं 22 पार्ट्स थे तो ये क्या है? रॉन्ग है। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, इतने आर्टिकल्स हैं, 390 आर्टिकल्स हैं, रॉन्ग है ये भी। पहले 395 थे, अब तो 470 हो गए हैं। 9th, 10th और 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल्स थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई हैं, तो ये करेक्ट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट्स, हैंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। There are 395 articles in the Constitution of India, hence statement 2 is also incorrect. 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by constitutional acts, hence statement 3 is correct. The 9th schedule added by First Amendment Act 1951, ये 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई थी, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, हिंदी में इसको दल बदल बोलते हैं। बाय 11th शेड्यूल एडेड थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और ये है पंचायती राज से रिलेटेड। और 12th शेड्यूल एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्यूनिसिपैलिटीज़ आर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें तो पंचायती राज को क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया था, मतलब उसको, हाँ यही है। और 12th जो शेड्यूल थी उसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट करके म्यूनिसिपैलिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया था। Consider the following statement. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. और सेकेंड है, the validity of a law passed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. तो इसका आंसर होगा ओनली 1, केवल 1 करेक्ट है। डिटेल्स देखते हैं इसकी। 9th शेड्यूल deals with act and regulation originally 13, presently 282 of the state legislature dealing with land reforms and abolition of zamindari system and of the parliament dealing with other matters. This schedule was added by First Amendment Act 1951 to protect law included in it from judicial security on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. अब ये judicial review के लिए open हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, तो ये 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, किसमें? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये है पार्ट 2 में। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप आर कंटेन्ड इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 5 to 11 तक है। आर्टिकल का भी ध्यान रखना है और पार्ट का भी ध्यान रखना है। पार्ट 2 है और आर्टिकल कौन सा है? 5 to 11। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें बताना है, पार्ट दिए गए हैं और ये देखना है कौन से पार्ट से क्या रिलेटेड है और इसमें बताना है आपको नॉट मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी करेक्ट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये क्या है? रॉन्ग है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। डी क्या है? स्टेट
पार्ट 6 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। सी क्या है? करेक्टली मैच नहीं है। सी का करेक्ट आंसर देखते हैं, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज इंक्लूडेड इन 4th A which was inserted in Indian Constitution in 1976. The other options are correctly matched. हाँ, ये इन्होंने है ना 6th A दे दिया है, 6th A नहीं है ये, इसका आंसर है 4th A। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के 4th A पार्ट में है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मैच करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो इसमें किस में है? आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सिटीजनशिप ये पार्ट 2 में है, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये है 323A। आर्टिकल 323A में है क्या? ट्रिब्यूनल्स। डिटेल्स है इसकी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल 3 में है, और इंडिया सिटीजनशिप ये पार्ट 2 में है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये है आर्टिकल 323A। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, सही है ये भी। और यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7 में है, तो ये रॉन्ग है। ये किस में है? पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज, तो बी इसका आंसर है, क्योंकि करेक्टली मैच्ड नहीं है कि किस में है? पार्ट 8 में है। म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में है, ये भी करेक्ट है। और इलेक्शंस ये किस में है? 15 में है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं, सेकंड रॉन्ग है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ 9A में है, और इलेक्शंस 15 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। 3 टायर सिस्टम जो था पंचायत का, तो वो किस पार्ट में बताया गया है? यह है पार्ट 9 में। इन 1992 द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। 73rd अमेंडमेंट इज़ अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो तो रूरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 74th अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं नगर पालिका। 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन पार्ट 9 of the constitution. At the base is gram panchayat covering a village or group of village. The intermediary level is the mandal or taluka panchayat, ठीक है। The intermediary level body need not to be constituted in smaller states having a population less than 20 लाख। जहाँ 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ इंटरमीडिएट लेवल बॉडी की नीड नहीं होती है। At the apex is the Jila Panchayat covering the entire rural area of the district. Next question, which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and the state? तो बताना कि कौन से पार्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशन बताए गए हैं यूनियन और स्टेट के। तो ये है पार्ट 11 और चैप्टर 1। पार्ट 11 of the Indian Constitution deals with the relation between union and states. Chapter 1 of part 11 is about distribution of legislative power between union and states, ठीक है। इसमें बताया गया है पार्ट 11 में जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच में। चैप्टर 2 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन दैम, और पार्ट 12 डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो ये है फर्स्ट शेड्यूल, इसमें स्टेट का नेम और जो टेरिटरीज हैं उनके नेम से रिलेटेड है। आर्टिकल नहीं, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल, दिस लिस्ट द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसके अंदर इनके बारे में इनके
स्टेट और टेरिटरी के बारे में बताया गया है। सेकंड है दिस लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जज एंड CAG, कैग बोलते हैं इसको, इन सब की सैलरी के बारे में है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑथ ऑफ अफर्मेशंस। और फोर्थ है दिस डील्स द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन से रिलेटेड है फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनश्राइन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताना है थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो आंसर है इसका सी, फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन। जो यूनियन मिनिस्टर है उसकी ऑथ के बारे में बताया गया है इसमें, करेक्ट है। फॉर्म ऑफ ऑथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी करेक्ट है। और फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की ऑथ के बारे में नहीं बताया गया है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। फॉर्म ऑफ ऑथ टू बी मेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। जो पार्लियामेंट का कोई मेंबर है तो उसकी ऑथ के बारे में भी शेड्यूल 3 में बताया गया है। द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्म ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन टू बी मेड बाय द फॉलोइंग। क्या कौन कौन आते हैं इसके अंदर, ए मिनिस्टर फॉर यूनियन, यूनियन के मिनिस्टर आते हैं, ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, और ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या कौन आते हैं, स्टेट मिनिस्टर आते हैं, एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, और ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, और द जज ऑफ हाई कोर्ट्स। इन सब की ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। द फॉर्म ऑफ ओथ फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 60। जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ओथ है उसको किस में बताया गया है, आर्टिकल 60 में बताया गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है वो। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, क्या बताया गया है फोर्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, और सेंसस यूनियन लिस्ट में आती है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये कौन से शेड्यूल में है, सेकंड में तो नहीं है, फोर्थ शेड्यूल में है ये, है ना, तो ये थर्ड रॉन्ग है। और एंटी डिफेक्शन ये 10th शेड्यूल में है, ये करेक्ट है, बाकी करेक्ट है, और सी रॉन्ग है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, रेस्ट ऑल आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है उसमें कौन सी लैंग्वेज नहीं बताई है इनमें से, तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या उर्दू। तो आंसर है इंग्लिश, बाकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सारी लैंग्वेज इसके अंदर हैं, इंक्लूड हैं। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। इनिशियली इट हैड 14 लैंग्वेज थी इसमें 8th शेड्यूल में, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज, लेकिन अब कितनी है, 22 है। ऑफ दिस 22 लैंग्वेज इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ दैम, इंग्लिश इनके अंदर इंक्लूड नहीं है। कोलेहो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये है 9th शेड्यूल। कोलेहो केस इज लैंडमार्क केस विच अपहेल्ड द अथॉरिटी of the judiciary to review law, including the ones under the 9th schedule, against violation of basic structure of the constitution. It is also known as the 9th schedule case. इसको 9th schedule case भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन द, तो ये है 9th शेड्यूल में। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात की गई है कि कौन से शेड्यूल में, 9th में। The law related to land reform and zamindari abolition have been given constitutional protection by Schedule 9th of Constitution, which was inserted by the First Amendment
Act in June 1951. The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, जब ये नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बताने कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. इट वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. The main objective of this amendment act was to insert provisions fully securing the constitutional validity of zamindars, abolition law in general and certain specified state act in particular. नेक्स्ट मैच करना है. यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है और ये बताना है किसमें कितने सब्जेक्ट थे. आंसर है इसका बी. ठीक है, डिटेल में देखते हैं आंसर. यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 97 और एट प्रेजेंट है 98. और स्टेट लिस्ट में थे 66 सब्जेक्ट थे और अब हैं 59. और कंकरेंट लिस्ट में कितने थे? 47 थे और अब एट प्रेजेंट कितने हैं? 52. ठीक है, और जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट लिस्ट में इन सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट. और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे लॉ बनाती है यूनियन और स्टेट दोनों मिलके. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट. तो ये किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में, इकोनॉमिक प्लानिंग. एंट्री नंबर 20 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग. It is to be noted that the Planning Commission of India was established by the Government of India under this entry. Next है इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी लिस्ट में है? ये अभी बताया था कंकरेंट लिस्ट में. प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो एनिमल्स के साथ जो क्रूल्टी की जाती है उसको रोकने से रिलेटेड, उसकी प्रिवेंशन से रिलेटेड जो ना है वो कौन सी लिस्ट में बनाए जाते हैं? तो ये है कंकरेंट लिस्ट. प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एंट्री 17 इज लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. तो ये है क्रिमिनल मैटर्स. कंकरेंट लिस्ट में क्रिमिनल मैटर्स आते हैं. क्रिमिनल मैटर्स इंक्लूडेड ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पेनल कोड आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. व्हाइल पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट. पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है. फॉरेन अफेयर्स, रेडियो एंड टेलीविजन आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. तो ये है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग. ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है. Population control and family planning is the subject of concurrent list. Entry number 20A added by 42nd Amendment Act 1976. And public health and sanitation, treasure trove entry 44 and per person tax are state list subjects. ये पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन और जो टैक्स पर पर्सन टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये किस में आते हैं? स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में. ठीक है. नेक्स्ट है विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. इसका आंसर क्या है? लिस्ट 1 एंट्री 72 और लिस्ट 2 एंट्री 37. तो इसके आंसर दोनों ही हैं, ए बी है और सी बी है. द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. लिस्ट 1 एंट्री 72 deals with elections to the parliament, to the legislature of the states, and to the office of president and vice president. The election commission list 2 एंट्री 37 में deals with election to the legislature to the state subject to the provision of any law made by parliament. Hence both option A and C are correct as per MPPSC official answer कि बोथ द ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट. अच्छा, दोनों ही माने MPPS ने. ठीक है, MPPSC ने दोनों ही आंसर को करेक्ट माना है, ए को भी और सी को भी. तो दोनों का ही ध्यान रखेंगे.
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट, इनमें से बताना है कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ये है एजुकेशन। करंटली देयर आर 52 सब्जेक्ट्स डिफाइंड एंड एनलिस्टेड अंडर लिस्ट 3 of the 7th schedule of the Constitution of India, which form the joint domain of both the state government and the union territories of India as well as the central government of India। तो दोनों ही मिलके इस पे ला बनाती हैं। of India as well as the central government of India, initially education was the subject of state list, but under 42nd Amendment Act of the Constitution 1976 एजुकेशन became a concurrent लिस्ट। पहले तो ये स्टेट लिस्ट में आता था एजुकेशन, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 96 में ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd, तो इसमें फिर इसको एजुकेशन को किस में लेके आए हैं, कंकरेंट लिस्ट में। विच इनेबल्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन। Education, next question, education which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by, पहले स्टेट सब्जेक्ट था और फिर कंकरेंट लिस्ट में आ गया एजुकेशन, तो कैसे आया था ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। द एजुकेशन विच वाज इनिशियली ए स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट। विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लिस्ट, अब इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं होता है, ये किस में होता है, यूनियन लिस्ट में। स्टॉक एक्सचेंज किस में आता है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये यूनियन में होता है। पब्लिक हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, बाकी करेक्ट है, बी रोंग है इसका, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आर द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, while पब्लिक हेल्थ इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, इनिशियली इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, पहले स्टेट लिस्ट में था और फिर बाद में कंकरेंट लिस्ट में ऐड हो गया है फॉरेस्ट भी। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताना है कौन सी, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट से रिलेटेड है। तो आंसर इसका ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यूनियन लिस्ट, सेंसस यूनियन लिस्ट में आती है, और पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये आता है स्टेट लिस्ट में। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, और स्पेस रिसर्च ये रेजिडरी सब्जेक्ट है, और रेजिडरी सब्जेक्ट जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? अच्छा, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब सारे ही करेक्ट हैं। आंसर देखते हैं। ऑल द गिवन प्रोविजंस आर समहाउ related to education's Article 45 और Part 4 Directive Principles deals with the empowered the Panchayat, and Article 243W empowered the municipalities to make provision for education. 6th and 7th schedule are directly, where 5th schedule is indirectly related to education। तो ये जितनी भी ये शेड्यूल बताई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, और रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, और क्या है 7th शेड्यूल, ठीक है। ये सभी क्या है, इनमें सब में किसी न किसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न किए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये था 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ। द 10th शेड्यूल विच कंटेन एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It contains provision regarding anti-defection law and lays down the process by which legislatures may be disqualified on the ground of defection. Next है, in which schedule of the Indian Constitution anti-defection law passed, तो ये है 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। Constitution's 10th शेड्यूल relates to, किससे रिलेटेड है ये, एंटी डिफेक्शन लॉ से। 10th शेड्यूल, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है गैस। इन द गिवन ऑप्शन सब्जेक्ट्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सेंसस आर रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। ये सब यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, बैंकिंग भी, इंश्योरेंस भी और सेंसस भी। बाकी जो गैस है, गैस रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट में आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से बताना है कि कौन सा यूनियन लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे या एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड नहीं है यूनियन लिस्ट से। बाकी डिफेंस, फॉरेन अफेयर और रेलवे ये सब यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? ये स्टेट लिस्ट से। ठीक है, ये स्टेट से रिलेटेड है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रिम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या है? ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड प्रिम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है। द प्रिम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है रेलवे पुलिस। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट। ये सब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट। बट रेलवे पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। पंचायती राज सब्जेक्ट जो है वो कौन सी लिस्ट इंक्लूडेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये है स्टेट लिस्ट में। एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज। 7th शेड्यूल है, ठीक है, और स्टेट लिस्ट है। विच वंस ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3rd कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये क्रिमिनल प्रोसीजर, और इन द 7th शेड्यूल में है ये। व्हाइल पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन्स और पुलिस आर इन द स्टेट लिस्ट। ये बाकी किस में है? स्टेट लिस्ट में। कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्रिमिनल प्रोसीजर का भी पुलिस का देख के कि पुलिस स्टेट लिस्ट में है और इसका आंसर भी स्टेट में ही लगा दो, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट में है। मैरिज, डिवोर्स एंड अडोप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में है ये मैरिज, डिवोर्स, अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। तो किस लिस्ट में आते हैं ये आते हैं लिस्ट 3rd में और कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। मैरिज, डिवोर्स एंड अडोप्शन आर द सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट 3rd कंकरेंट लिस्ट। एंट्री नंबर 5 रिलेटेड टू 7th शेड्यूल। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टैक्स ये किस में आते हैं, कौन सी लिस्ट में? तो ये है बी। इसका आंसर है शेड्यूल 7th में। आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडेड टैक्सेशन। टैक्सेशन से रिलेटेड जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट है किसमें? बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। Schedule 7 enumerates these subject matters with the use of 3 lists, list 1, list 2 or list 3rd. Thus the right to impose taxes and fees by union and state is provided in 7th schedule of the constitution. Which one of the following is in the state list? अब इसमें से बताना है कौन सा स्टेट लिस्ट में है। तो ये है रेलवे पुलिस। रेलवे इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट बट रेलवे पुलिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ये भी ध्यान रखना है। रेलवे तो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, और अगर रेलवे पुलिस की बात हो तो ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का।
कॉरपोरेशन टैक्स, सेंसस, ये सब क्या है यूनियन लिस्ट में है, बट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, सेंसस और कॉरपोरेशन टैक्स ये किसका है, यूनियन लिस्ट का, और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये है कंकरेंट लिस्ट का। लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, लैंड रिफॉर्म्स किस सब्जेक्ट में आता है, तो ये है स्टेट लिस्ट में। लैंड रिफॉर्म्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट हैज़ बीन एडेड टू शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ये ऐड किया गया था। टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू स्टेट्स ऑन मैटर ऑफ रिफॉर्म एक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, इसमें से बताना है कि कौन सा एक्ट जमींदारी कोई केस जो है जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसके 1, 2, 3 एंड 4 सारी करेक्ट हैं। यह है कामेश्वर सिंह वीएस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वीएस स्टेट ऑफ मद्रास, ये भी करेक्ट है। मोतीलाल वीएस स्टेट ऑफ यूपी, और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वीएस सुबोध गोपाल। तो सारी ये क्या है जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड केस हैं। इन अबोव क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अबोव केसेस कामेश्वर सिंह वीएस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वीएस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वीएस स्टेट ऑफ यूपी एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वीएस सुबोध गोपाल इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स। तो ये है 5th में। शेड्यूल 5th of the Constitution provides for administration and control of scheduled area and scheduled tribes except in the state of Assam, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 स्टेट को छोड़ के जो बाकी जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है शेड्यूल 5th। द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन दीज स्टेट्स इज प्रोवाइडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से रिलेटेड जो इनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न है वो कौन से शेड्यूल में है, वो है 6th शेड्यूल में। कौन कौन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट। तो जो शेड्यूल 6th है वो इनमें से कौन से स्टेट में अप्लाई नहीं की गई है, तो यह है मणिपुर में। बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक कौन सा स्टेट था, वो है मिजोरम, मणिपुर नहीं है। एटीएम में मनी नहीं है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका ध्यान रखेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम आर प्रोवाइडेड इन द 6th शेड्यूल। इसमें इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है 6th शेड्यूल में, बट द स्टेट ऑफ मणिपुर इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल। मणिपुर से रिलेटेड नहीं है। द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें से देखना है कौन से स्टेट में एप्लीकेबल है 6th शेड्यूल से रिलेटेड प्रोविजंस। तो ये है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, ये नहीं है इसके अंदर। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब इसमें बताना है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, और एक कौन सा था, असम। ठीक है, इससे रिलेटेड है 6th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट्स। तो बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल्स मैच करने हैं, कौन सा आर्टिकल किस स्टेट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 371C स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर एंड नॉट मेघालय। अच्छा, इसका आंसर क्या है, सी है। 371C जो है इसमें स्पेशल प्रोविज़न है मणिपुर के बारे में, मेघालय के बारे में नहीं है ये। ठीक है, बाकी सब करेक्ट हैं। 371D आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और 371A ये नागालैंड से रिलेटेड है, 371B असम से रिलेटेड है।
और 371C मणिपुर से और 371D आंध्र प्रदेश से। द प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू, तो ये है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो प्रोविजंस हैं। स्पेशल प्रोविजंस आर लेड डाउन बाय द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ST। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है, तो ये है 243। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड ए न्यू पार्ट 9 to the constitution titled the Panchayats, covering provisions from article 243 to article 243O and a new 11th schedule covering 29 subject for the functioning of the panchayat। सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, पंचायत की फंक्शनिंग के लिए कितने सब्जेक्ट को कवर करता है 11th शेड्यूल, 29 सब्जेक्ट को। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बताना है 11th शेड्यूल से रिलेटेड, तो ये है पंचायती राज से रिलेटेड है 11th शेड्यूल। द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर, तो यह है आर्टिकल 117। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है आर्टिकल 117। ए बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट, and a bill making such provisions shall not be introduced in the Council of States, provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any taxes। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर, कौन से आर्टिकल में दिया गया है फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, तो यह आर्टिकल 117 में। Special provision in regards to financial bill is provided in Article 117. Its 3 clauses give various conditions for financial bill. Article 119 gives provision for regulation of law, while Article 121 impose a restriction on the discussion in the Parliament. इसके डिस्कशन पे पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन को बैन करता है। With respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Courts in the discharge of his duties. आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेजिडेंट, और ये प्रेजिडेंट के ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है आर्टिकल 123। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडियन सर्विस, तो यह आर्टिकल 312, ठीक है 312 में किसके बारे में बताया गया आर्टिकल में, तो यह ऑल इंडियन सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल। Article 312 of Indian Constitutions provide for all India service if the Council of States had declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest for the creation of one or more all India service, Parliament may by law provide one or more all India service। Which one of the following pairs, institutions and articles of the Constitution is properly matched? अब बताना है कि किस आर्टिकल में किस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है, और इसमें आंसर देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका आंसर है बी, इलेक्शन कमीशन। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 में। पार्ट 15 आर्टिकल 324 और से लेके 329 तक है, ये is related to elections. According to Article 322(4), the Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such member of other commissioners as the President may from time to time fix. Its main function is superintendence, direction and control of elections. ये सबको कंट्रोल करता है। The provision of a Supreme Court is in Article 124.
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इन आर्टिकल 315, सुप्रीम कोर्ट 124 में है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये आर्टिकल 315 में है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 76 में है। व्हाइल आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये देखना है कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है और ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं ये रॉन्ग है, ये किस में है, ये आर्टिकल 50 में है। जो जुडिशियरी का और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के जो सेपरेशन के बारे में बताया गया है वो है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 50, व्हाइल आर्टिकल 48 प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इस इनके एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है आर्टिकल 48। दिस ऑप्शन डी इज मैच्ड इनकरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आर्टिकल्स दिए हैं और किस आर्टिकल में क्या बताया है ये मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर इसका ई दिया है, नन ऑफ अबोव, इनमें से कोई भी मैच नहीं है। डिटेल में देखते हैं इसका आंसर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये आर्टिकल 40 से रिलेटेड है, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये आर्टिकल 48 में है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो ये किस में है, आर्टिकल 50 में। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ये है आर्टिकल 51 में। उसमें 2 बार आर्टिकल 50 दिया था इसलिए वहाँ कोई आंसर नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें भी मैच करना है आर्टिकल्स को और ठीक है, तो आंसर है इसका सी। डिटेल में देखते हैं आंसर। आर्टिकल 61 रिलेटेड है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 61। आर्टिकल 67 भी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को बताता है। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर और आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आर्टिकल्स मैच करने हैं, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो 124 आर्टिकल जो है ये यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में है और इमरजेंसी प्रोविज़न ये 352 में है। यस, ये भी करेक्ट है। और 252 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो सारे करेक्ट हैं ये। आर्टिकल 5 कंटेन्स प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप। आर्टिकल 124 इज़ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 245 इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये यूनियन स्टेट के बीच में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है आर्टिकल 255। और आर्टिकल 352 ये है इमरजेंसी से रिलेटेड। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, राइट टू इक्वालिटी से। और आर्टिकल 36 किससे रिलेटेड है, तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, DPSP है ना। और आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर से। आर्टिकल 14 इज़ रिलेटेड टू, तो आंसर हो गया इसका डी। आर्टिकल 14 इज़ रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 36 इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी और आर्टिकल 74 इज़ रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
and Article 368 provides procedure for amendment of the Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताना है कौन से आर्टिकल में क्या है। तो इसका आंसर है, आंसर बी था इसका, और डिटेल में देखते हैं इसका आंसर। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, तो ये आर्टिकल 2 में बताया गया है, न्यू स्टेट को एडमिट करना। और द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। और द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल, ये है आर्टिकल 111। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 आर्टिकल्स को मैच करना है इसमें भी, ठीक है। और इसका आंसर होगा आंसर ए। आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है आर्टिकल 54। और आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 155 किससे रिलेटेड है? ये है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। और आर्टिकल 164 ये रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट तो आर्टिकल 75 में है, और सीएम और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आर्टिकल 164 में है। आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 is related to appointment of PM and other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister। ये भी ध्यान रखना है कि जो अदर मिनिस्टर हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। आर्टिकल 155 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड आर्टिकल 164 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है? गवर्नर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। आर्टिकल 170 कंटेन्स प्रोविजन फॉर द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन से रिलेटेड है आर्टिकल 170, ठीक है। एक सेकेंड, इसका एक और पार्ट था, एक पार्ट और रह गया इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मैच करना है इसमें भी आर्टिकल्स को, और इसमें आंसर होगा हमारा सी। आर्टिकल 323A ये किससे रिलेटेड है? तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, आर्टिकल 323A। और आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? ये इलेक्शन से। आर्टिकल 330 ये किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, लोकसभा में SC ST के रिजर्वेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 330। और आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड है आर्टिकल 320, ठीक है। 323A एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, 324 इलेक्शंस, 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, और 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू वोट अडल्ट सफ्रेज फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 326। Article 326 of the Indian Constitution provide election to the House of the People and to the legislative assemblies of states to be on the basis of adult suffrage. Next question है, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. मैच करना है इसमें और बताना है कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो आंसर है इसका बी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किस में है? आर्टिकल 368 में है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, और ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है आर्टिकल्स को,
और बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। डिटेल में देखेंगे आंसर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 148 में। कैग को किस में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 148 में। फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये आर्टिकल 323A में है। और यूनियन पब्लिक सर्विस आर्टिकल 315A, 315, ओनली 315, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ये देखना है कि इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें इन्होंने आंसर नहीं बताया इसका, यहाँ देखते हैं डिटेल में आंसर। ऑल द ऑप्शन इन क्वेश्चंस आर करेक्टली मैच्ड, द करेक्ट मैच्ड ऑर्डर इज एज फॉलोज। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है। और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ गिवन द आंसर टू दिस क्वेश्चंस एज ऑप्शन सी, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज वर्थ टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवैल्यूएशंस। तो इसलिए उन्होंने इसका आंसर नहीं बताया इसमें, क्योंकि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने इसका आंसर, यूपी आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, इसमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। आर्टिकल 17, तो करेक्टली मैच है इसमें आर्टिकल 352। ये किससे रिलेटेड है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बाकी रॉन्ग है इसमें। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 352, सो ऑप्शन डी इज करेक्टली मैच। वाइल आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसमें दिया है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो ये रॉन्ग है। ये किससे रिलेटेड है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 78 इज रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेजिडेंट, एंड आर्टिकल 192 इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑन द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, बताना है किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है। तो इसका आंसर है आंसर ए। आर्टिकल 215 में क्या प्रोविजन है? हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये 215 में बताया गया है। आर्टिकल 222 में क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनोदर हाई कोर्ट, ट्रांसफ़र बताया गया है जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, और ये हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रिट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? 32। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो यह आर्टिकल 41, 241, ठीक है। टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें हाई कोर्ट के प्रोविजन से रिलेटेड है आर्टिकल 241। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 241 of the Constitution of India, Parliament may by law constitute a high court for union territories or declare any court in any such territory to be high court for all or any of the purpose of this constitution. Next question, in which article of the constitution the adult suffrage is recognized? तो ये है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 elections to the House of People and to the legislative assemblies of states to be on the basis of adult suffrage। 87 क्वेश्चन, और इसमें भी लिस्ट आर्टिकल्स को मैच करना है किससे रिलेटेड है ये। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, और डिटेल में देखते हैं इसका आंसर। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या से रिलेटेड है? 148, और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है 76। आर्टिकल 75(1) ये अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड है। और आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, इसमें भी बताना है कि क्या प्रोविज़न किया गया है किस आर्टिकल में। तो इसका आंसर है, इसमें आंसर बताया इन्होंने, इसको कुछ भी डिटेल्स में देखते हैं इसका भी। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 में है। राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में है। और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, तो इसका प्रोविज़न है आर्टिकल 42 में।
प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये है आर्टिकल 45। द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वाज ओरिजिनली मेंशन इन द आर्टिकल 45, ठीक है। जो 6 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और उनकी चाइल्डहुड केयर का प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 45 में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बट बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखना है, 86th अमेंडमेंट एक्ट है और 2002 में हुआ था, हैज़ बीन इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A and in article 45 it has been replaced by the provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच है। तो इनमें करेक्टली मैच है पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, जबकि पार्ट जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में है और सिटीजनशिप किस में है, पार्ट 2 में है ये, ठीक है। ये किस में, 2 में है सिटीजनशिप, और फंडामेंटल राइट किस में है, 3 में है, ठीक है। और ये जो DPSP है ये हमारी किस में है, ये 4th A में है, नहीं 4th A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यह 6th A में, सॉरी ये 6th A है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, पार्ट 3 फॉर द फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP और पार्ट 4th A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। जो हो गलती हो गया तो सॉरी फॉर दिस, ये पार्ट 4 है, DPSP जो है पार्ट 4 है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 4th A है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, ये रॉन्ग है, ये मैच नहीं है। बाकी जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में है और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये आर्टिकल 29 से रिलेटेड है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस तो ये रिलेटेड है आर्टिकल 22 से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में है और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ तो ये है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है और बताना है कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में क्या बताया गया है, किससे रिलेटेड है ये। तो इसका आंसर है आंसर ए। और पार्ट 9 जो है किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। और पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। पार्ट 4th A ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड और पार्ट 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पंचायत पार्ट 9 में है, करेक्ट है ये भी। म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये पार्ट 9B में है। ट्रिब्यूनल रॉन्ग है, ये पार्ट 10 में नहीं है। ट्रिब्यूनल ये किस में है, पार्ट 14A में है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया, डी करेक्टली मैच नहीं है। पंचायत पार्ट 9 में है, म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B में है, पार्ट 9B और ट्रिब्यूनल्स है 14A। 93 क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है, ठीक है। कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है, इसका आंसर हो गया है आंसर ए। फंडामेंटल राइट किस में है, पार्ट 3 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4th A में है और यूनियन पार्ट 5th में है, द यूनियन। और इमरजेंसी प्रोविज़न ये है पार्ट 18 के अंदर, ठीक है, ये 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पार्ट 13 में नहीं है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4th A में है और द स्टेट्स ये किस में, पार्ट 6 में है। और सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स ये हैं पार्ट 14 में।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किस में है, पार्ट 5 के अंदर है और आर्टिकल कौन सा है, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करनी है लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट को मैच करना है पार्ट को और बताना है कि कौन से पार्ट में क्या प्रोविज़न है। तो इसका आंसर है आंसर बी। जो पार्ट 15 है वो किससे रिलेटेड है, ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। पार्ट 15 किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से। और पार्ट 14 किससे रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस। और पार्ट 17 ये किससे रिलेटेड है, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज से 17, ठीक है। और 18 ये इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड है। यहाँ भी यही दिया है, पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है और पार्ट 14 स्पेशल प्रोविज़न इन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस और पार्ट 17 ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है और पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंशन करता है। Article 162 has the provision regarding the extension of executive power of the state. It states that subject to the provision of this constitution, the executive power of a state shall extend to the matters with respect to which the legislature of the state has the power to make law, provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have the power to make law, ठीक है। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने इम्पोर्टेंट मतलब जितने भी क्वेश्चन थे आर्टिकल से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड और पार्ट से रिलेटेड, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वे सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे फिर, और एक 5 या 10 मिनट की एक वीडियो और बना देंगे इन सब से रिलेटेड, जिसमें जल्दी से क्विक रिविज़न हो जाएगा इन सब का, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दीज वीडियोज़।